नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी फेल होने के क्या कारण होते हैं और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब सतेंद्र कुमार जी जो एक इलेक्ट्रोमोपैथ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे सर किडनी फेल होने के क्या कारण होते हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और किडनी फेल आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में। जी, तो उसका मेन जो कारण है, हम हमारे आज के हमारे जो डाइट है और हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से किडनी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो किडनी फेल के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपको किडनी के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। जी, उनका जो फंक्शन होता है शरीर से खून से गंदगी को साफ करके मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर देना। जी, लेकिन किसी कारण की वजह से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी अपना काम नहीं करती या फिर बहुत अपने कार्य की क्षमता को बहुत कम हो जाती है, जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। जी। ठीक है? तो इस कंडीशन को हम किडनी फेलियर क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का मतलब ये हो गया कि हमारी जो किडनी है, उसकी जो क्षमता है वो कम है, अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ कहते हैं। ये कैसे संकेत देती है कि हमारे किडनी में प्रॉब्लम हुई है और ये फंक्शन इसके ढंग से काम नहीं करे? इसका जो मेन कारण है, वो आजकल डायबिटीज़ है। जी, डायबिटीज़ आजकल हमारे समाज में इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि उसकी वजह से लोगों की किडनी के ऊपर असर आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हमारी किडनी खराब हो जाती है। जी, दूसरा जो कारण है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, जिसको हम लोग उसकी वजह से भी हमारी किडनी फेल हो जाती है। जी, तीसरा कारण है कि हम लोग जो बेवजह दवाइयाँ खाते रहते हैं, किसी को ज़रा-सा कहीं दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया, जी, ठीक है? तो उस पे एक्सेस यूज़ ऑफ पेन किलर भी किडनी फेल होने में एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। जी, और उसके अलावा इसका जो मेन कारण और है हमारी लाइफ़स्टाइल। हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा खान-पान, हम लोग खाने में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स यूज़ कर रहे हैं, जिसका असर किडनी के ऊपर आता है और वो किडनी फेल होने की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो ये मूलतः ये मेन कारण है किडनी खराब होने के लिए। हमारे शरीर में जब किडनी काम नहीं करती या हमें लगता है कोई प्रॉब्लम इसमें आ गई, तो हम सर कैसे जानें कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम आई हुई है? जब किडनी हमारी खराब होती है, हमारा अपना फंक्शन नहीं करती है, तो शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें उन लक्षणों को पहचानना होता है। जैसे उनमें से मुख्यतः जो लक्षण है हमारे, वो आपके चेहरे पे या पैर के ऊपर सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक जी, है? आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण ये है कि आपको शरीर पे खुजली होना शुरू हो जाएगी, यानी आपको कहीं शरीर पे दाने होने शुरू हो जाएँगे, खुजली शुरू हो जाएगी। आपको रात भर बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी। उसके बाद इसका कमज़ोरी आपको महसूस होगी, आपको चलने में साँस फूलेगा। उसके अलावा खून की कमी होना, तो ये इसके मुख्यतः लक्षण हैं जिसको हम देख करके, पहचान करके ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक हम किडनी फ़ेल हमारी शरीर के अंदर ये हो रही है। और इसको अगर हम देखा जाए तो इसको कैसे पता लगाया जाए, अगर हमारे पास कोई भी मरीज़ इन सब लक्षणों के साथ में आता है, तो हम हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम पता लगाने के लिए उनका पेशाब की जाँच करवाते हैं या फिर खून की जाँच करवाते हैं जी, या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो जी, ये कुछ जाँच हैं जिनको करवाने से हमें ये पता लग जाता है कि इस पेशेंट की किडनी जो काम करनी चाहिए, जो नॉर्मल फंक्शन करनी चाहिए, वो जी, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है। इसका मतलब इसकी किडनी फेलियर होने की तरफ जा रही है। जी। जी। डॉक्टर साहब अक्सर देखा जाता है कुछ लोगों में ये शिकायत रहती है कि उनको यूरिन बहुत जल्दी-जल्दी आता है। क्या सर इसका भी एक जी। बहुत बड़ा कारण होता है कि किडनी में प्रॉब्लम हुई है, ये हम कह सकते हैं? जी, जी, जी। किसी भी व्यक्ति को अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है, तो वो एक किडनी फ़ेल होने का एक कारण बन सकता है आगे चल के, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारे कहीं न कहीं किडनी में या ब्लैडर में या फिर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, जिनका मुख्यतः फ़ंक्शन होता है किडनी जो हमारे य उसको यूरिन को फ़िल्टर करना। तो वो अगर वहाँ पे कहीं कोई कमी आनी शुरू हो जाती है या वहाँ कोई बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है या किडनी के अंदर इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है,
तो जिसकी वजह से आगे चल के किडनी के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है और वो किडनी फिर अपनी किडनी फेलियर की तरफ आगे बढ़ जाती है वो। तो उसका जी। मेन कारण ये रहता है। अगर सिस्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर होने के चांसेज़ होते जी, हैं? जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल एक सिस्ट होना यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ उसको हम लोग बोलते हैं। जी, मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ वो एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है किडनी फ़ेल होने का। जी, उसके अंदर होता क्या है कि हमारी किडनी के अंदर छोटी-छोटी गाँठें हो जाती हैं यानी सिस्ट बन जाती हैं। जी, पानी की गाँठें हो जाती हैं जिनको हम सिस्ट बोलते हैं। तो जी, अलग-अलग सिस्ट छोटी-छोटी सिस्ट बनने की वज़ह से किडनी की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जी। उस कमी के कारण से ही किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। तो ये एक मुख्यतः एक एक कारण जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, वो भी एक कारण किडनी फेलियर का है उसके अंदर। सर किस तरीके के लाइफ़स्टाइल से मतलब किडनी पर फ़र्क पड़ता है? हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मैं लाइफ़स्टाइल का असर इस तरह है कि आजकल जो हम लोगों की लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादातर जो खाने में हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली बाहर की चीज़ें जाना ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा टेस्ट के ऊपर ज़्यादा तो उनके अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं या कुछ टॉक्सिन्स वाली चीज़ें होती हैं, जो अल्टीमेटली हमारे किडनी के ऊपर नुकसान पहुँचाती हैं। जो हमें जी, खाने में स्वादिष्ट तो बहुत लगती हैं, लेकिन उनका जी, जो असर है वो किडनी के ऊपर आता है। तो जी, उसका लाइफ़स्टाइल एक तो आपकी हमारी ईटिंग हैबिट जो है यानी हमारे जो खान-पान का जो प्रचलन है वो काफ़ी गलत हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं और जहाँ डायबिटीज़ हुई उसका असर फिर किडनी के ऊपर आना शुरू हो जाता है। और जिसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा खाने-पीने का मतलब कि हम लोग बहुत सारे लोग जैसे स्मोकिंग करते हैं, वो गलत लाइफ़स्टाइल है। बहुत सारे लोग अल्कोहल की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ये और बहुत सारे लोग जो आजकल कॉमन ये देखा गया है कि कुछ भी होता है, ज़रा-सा दर्द हुआ तो कुछ भी पेन किलर ले लिया। जी, तो बिल्कुल सर। ये अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमारे किडनी को नुकसान ही पहुँचाती हैं, जी, जिससे हमें किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। जी। डॉक्टर साहब जैसे लाइफ़स्टाइल से जैसे मान लीजिए हम रात को लेट सो रहे हैं या हमारा देर से खाना हो रहा है, क्या इस तरीके की कुछ समस्या भी इसमें देखी जा सकती है? जी, जी, जो लाइफ़स्टाइल है कि अगर हम रात को देर से खाना खा रहे हैं, फिर देर से सो रहे हैं, फिर देर से सवेरे उठ रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो जी, जब बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका जो फ़र्क है हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी के ऊपर असर आता है उसका, लिवर के ऊपर असर आता है, हार्ट के ऊपर असर आता है, ब्रेन के ऊपर असर आता है। तो ये जी, चीज़ें नेचुरली इम्पैक्ट करती हैं लोगों के ऊपर, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन के बाद ये इनका असर आएगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेती हैं लेकिन अगर हमारा ये बैड लाइफ़स्टाइल है, तो जी, अल्टीमेटली इसका फ़र्क हमारे किडनी के ऊपर आता ही आता है। जी। तो वो एक किडनी फेलियर होने का कारण बन सकता है हमारा। जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने खान-पान का हमें बताया, लाइफ़स्टाइल का बताया, सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पानी का कितना महत्व है कि कितना पानी हम यहाँ कहते हैं ना सर कि पानी कम पीते हैं तो किडनी का फ़ंक्शन थोड़ा कम करती है, उस वज़ह से यूरिन कम आता है, उसकी वज़ह से टॉक्सिक मैटर नहीं निकल पाते हैं। सर क्या ये भी एक जी। बहुत बड़ा कारण रहता है पानी का जो हम बिल्कुल, कह सकते बिल्कुल। हैं? बिल्कुल, पानी कम पीना भी एक मुख्यतः कारण है, क्योंकि अगर हम पानी कम पिएँगे तो किडनी जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, वो कम निकालेगी किडनी और अगर वही टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते रहे या किडनी में जमा होते रहे, तो वो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ जाती है किडनी हमारी। तो हमें एवरेज 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय द्रव्य हैं, वो अच्छे से उसको किडनी निकाल सके, शरीर को अच्छे से अंदर से शुद्धि कर सके। क्योंकि जी, अगर अंदर से शरीर शुद्ध नहीं होगा, तो उसका असर अल्टीमेटली फिर किडनी के ऊपर आएगा। फिर किडनी के कहीं न कहीं कार्य क्षमता में फ़र्क पड़ेगा और वही जी, कार्य क्षमता फिर जब उसकी कम हो जाती है, तो फिर आगे चल के वो किडनी फेलियर में बदल जाती है। जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किडनी प्रॉब्लम्स को लेके या किडनी फेल होने पर क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे ये ठीक किया जा सकता है? जी, जी। एक बार जब किडनी खराब हो जाती है तो मरीज़ दिमागी तौर पे परेशान रहता है और शारीरिक तौर पे परेशान दोनों ही तरफ से परेशान रहता है। तो जी, वो सबसे पहले तो वो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाता ही जाता है। तो मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं इसके ट्रीटमेंट के। एक तो डायलिसिस है या फिर उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट है। जी, तो अगर डायलिसिस कर रहे हैं तो डायलिसिस भी एक आर्टिफ़िशियल प्रोसेस है, जी, जिससे किडनी का जो काम शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से है, वो डायलिसिस मशीन उसको करती है। यानी कि डायलिसिस से जो ख शरीर के अंदर गंदगी जमा है, उस टॉक्सिन्स को बाहर कर दिया बाहर जाता है। लेकिन निकाल जी सर। जी, जो काम किडनी करती है, वो काम डायलिसिस मशीन करती है, क्योंकि किडनी तो अपना काम नहीं कर रही है जी, और बिल्कुल। शरीर में हमारी टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं।
तो अगर उस टॉक्सिन्स को नहीं निकाला जाएगा, तो अगर वो टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। तो जी, उसको साफ करने के लिए, उसको निकालने के लिए डायलिसिस एक ऑप्शन है। जी, और उसके बाद डायलिसिस से भी काम नहीं चलता है, या डायलिसिस से भी बहुत सारे लोग फिर डॉक्टर्स लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, यानी किडनी बदलवा लीजिए। यानी जो जी। किडनी काम नहीं कर रही है, उसकी जगह आप किसी दूसरे के डोनर की लेकर के आप बदलवा सकते हैं। सर वो लेकिन अगर हम पॉसिबल नहीं है, हर किसी के बस के सर हाँ, पॉसिबल नहीं है, वो बहुत खर्चा जी सर, जी, 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 वो आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं है। जी सर, बहुत ही ये आप कह सकते हैं काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस रहता है, तो सभी लोग उसको नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं। जी तो बिल्कुल। जहाँ तक हम अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका एक बहुत ही अच्छा हमारे पास विकल्प है, क्योंकि जो मरीज़ उनकी अगर किडनी खराब हो रही है, तो वो मरीज़ डायलिसिस से पहले या फिर डायलिसिस होने के बाद भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, हमारे पास दोनों ही तरह की उनके लिए ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि अगर उनका डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम उनको आगे डायलिसिस ना हो उससे हम बचा सकते हैं। और जी, अगर डायलिसिस चल रहा है, इन केस उनका डायलिसिस चल रहा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोपैथी के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से उनका हम धीरे-धीरे करके उनका डायलिसिस हम कम कर सकते हैं, और जी, हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको आगे फर्दर डायलिसिस से बचाया जा सके। जी। तो ये इलेक्ट्रोपैथी का एक ट्रीटमेंट एक प्रोटोकॉल रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। हम लोगों ने कई पेशेंट्स पे इसको यूज़ किया है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया हमने। जी। तो इसलिए हम लोगों को चाहते हैं कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा महँगा इलाज नहीं सहन कर सकते, तो वो हमारी इलेक्ट्रोपैथी में आकर के हम लोगों से इलाज ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका इलाज है। सर कितने परसेंट उनको फ़ायदा मिल सकता है इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से? जी, जी, जी। जो इलेक्ट्रोपैथी का जो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर के लिए, उसमें हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जी, उसमें पहला ध्यान तो रहता है, क्योंकि मरीज़ हमारे पास आता है हाई शुगर लेवल लेकर के, डायबिटीज़ लेकर के, जी, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर लेकर के, ठीक है? तो हम लोगों का पहला जो मेन काम होता है कि इनके ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाए, उनके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, और जी, किडनी जो अपना फंक्शन नहीं कर रही है, उस किडनी को रिवाइव करा जाए, उसके फंक्शन को रिस्टोर करके फिर जी, उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ये पेशेंट का यूरिन का फ्लो बहुत कम रहता है, तो हम जब दवाई देना स्टार्ट करते हैं तो उसका यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। जी, ठीक है? उसके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसको जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो ये सारी चीज़ों में उसको बहुत जल्दी सुधार आता है। यानी किसी-किसी को तो 15 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर भी सुधार आना शुरू हो जाता है। तो यानी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किडनी पेशेंट की किडनी कितनी परसेंट डैमेज हो चुकी है। जी, अगर किडनी हमारी 20% भी काम कर रही है या 30% भी काम कर रही है, तो उसके जो रिवाइवल के चांसेज़ है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जी, किसी-किसी केस में हमने देखा है कि खाली 5% ही काम कर रही है, तो उसमें जी। थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन हाँ, है कि हमारी उम्मीद रहती है कि हर पेशेंट को हम अपनी दवाइयों से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा दे सकें। डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें क्या है कि यूरिया बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो क्या सर इसका भी किडनी से कोई रिलेशन है कि भई यूरिया बढ़ा है तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है? जी, जी, जी। एक्चुअली जब हमारे पास पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो उसमें हम लोग मेनली 2 चीज़ें देखते हैं, यूरिया और क्रेाटिनिन। तो जी, यूरिया और क्रेटिनिन 2 ऐसी टेस्ट हैं, जो हमें ये कन्फर्म करने में हेल्प करते हैं कि इस पेशेंट की किडनी खराब है या किडनी जी, काम नहीं कर रही है। ठीक जी, है? तो जब हम यूरिया क्रेटिनिन का देखते हैं कि लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से और कितने लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से उनकी किडनी डैमेज कितनी हो चुकी है, उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। जी, तीसरी एक रिपोर्ट ये रहती है कि एक जीएफआर रहता है। जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो एक जीएफआर टेस्ट एक और होता है। तो जी, अगर जीएफआर की रिपोर्ट्स भी हम लोग देखते हैं, तो उससे भी हमें देखने से पता लग जाता है कि जी, किडनी कितना परसेंट इनका काम कर रही है। तो उसके बेस पे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, और हमें एक आगे पेशेंट को हम लोग गाइड करने में, उसको काउंसल करने में हमें आसानी हो जाती है। हम उसको ये बता सकते हैं कि आपको आपकी किडनी कितनी डैमेज हो चुकी है, और आपको कितना वक़्त लग सकता है इसको रिवाइव करने के लिए, और आप कितने हद तक ठीक हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें फिर हमें रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिससे हम जी। पेशेंट को उसके बेस पे हम आसानी से बता सकते हैं उसको। कि जैसे बहुत से लोगों को होता है कि एक किडनी का साइज़ छोटा हो जाता है सर। तो सर क्या हुँ, हुँ। ये साइज़ छोटा होना भी क्या किडनी फेल होने का एक कारण हो सकता है या उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है? जी, उसको हम लोग किडनी श्रिंकेज कहते हैं, यानी जो इसका मतलब किडनी श्रिंक हो जाती है, जी, किडनी सिकुड़ जाती है,
ठीक है? तो किडनी सिकुड़ने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हो सकता है उस किडनी में कोई बार-बार इन्फेक्शन हो रहा हो, जी, ठीक है? या उस किडनी में कहीं कोई रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से वो किडनी श्रिंकेज हो जाती है, यानी किडनी सिकुड़ जाती है। तो जी, किडनी सिकुड़ना भी किडनी फेलियर होने का एक लक्षण ये भी है। तो जी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनी फेलियर होने के लिए। जी। जी। डॉक्टर साहब, हम अपनी किडनी को ठीक रखें उसके लिए हमें कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अपने किडनी को दुरुस्त रखने के लिए मैं सभी लोगों से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि एक तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, जी, हेल्दी खाना खाएँ, जी, डेली एक्सरसाइज़ करें और पानी 3 से 4 लीटर कम से कम पिएँ। जी, ठीक है। और दूसरी बात है बाहर की चीज़ें खाना बंद करें, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या जी, फिर नॉन-वेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग प्रिवेंट करके, रोक करके हम अपनी किडनी को, अपने शरीर को हम हेल्दी रख सकते हैं। जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में इसका इलाज संभव है, काफ़ी हद तक इसमें आराम मिल सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी की और अलग से मेडिसिन चल रही है, जी। उसके साथ इसको मेडिसिन को चला सकते हैं हम लोग? देखिए, हमारी जो इलेक्ट्रोहोमियोपैथी है वो टोटली हर्बल है, सेफ है, नेचुरल है। तो जी, इसका शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव तो होता नहीं है, ना कभी देखा गया है। जी, रही बात अगर पेशेंट जैसे डायलिसिस करवा रहा है या फिर और भी दवाइयाँ खा रहा है, तो जी, उसके साथ में हमारी इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का ट्रीटमेंट भी चल सकता है, जिससे पेशेंट को कहीं कोई नुकसान नहीं होता है और जी, उसके आने वाले टाइम में उसकी दवाइयाँ जो और खा रहा है धीरे-धीरे वो कम होती चली जाती हैं और जी, जिससे क्या होता है कि क्योंकि जितनी ज़्यादा दवाइयाँ खाएँगे वो फिर फ़र्क तो किडनी पे ही आता है। जी, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट की जैसे लोग शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, बीपी की दवाइयाँ खाते-खाते हैं, तो हम चीज़ें जब हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ-साथ में वो सब चीज़ें जब उनकी चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं, तो क्या होता है उनकी दवाइयाँ वो धीरे-धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती हैं और जी, फिर वो टोटली हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों पे आ जाता है। जी। सर, जी। दूसरी पैथी में अगर लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं और इलेक्ट्रोहोमियोपैथी, सर कितना गैप रखना चाहिए दोनों मेडिसिन्स के बीच में? देखिए, हम जो लोगों को कहते हैं, हम पेशेंट्स को यही बताते हैं कि अगर आप मान लो एलोपैथी मेडिसिन्स खा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग हमारे पास तो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हुए आते ही हैं, ठीक है? जी, तो हम ये कहते हैं अगर आप उसके साथ में इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन स्टार्ट करना है तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन जी, फिर भी आप आधे घंटे का एक गैप रखें किसी भी 2 दवाइयों के बीच में, यानी अगर आप और भी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी दूसरे सिस्टम की दवाइयाँ ले रहे हैं और उसके साथ में आप हमारी दवाइयाँ भी लेना शुरू करते हैं, तो आप आधे घंटे का गैप रखें तो वो एक सफिशिएंट रहता है, फिर कोई दिक्कत आती नहीं है उसमें। जी, तो आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। जी। जी। डॉक्टर साहब, एक मेरे सवाल और आपसे है, जैसे आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर भी, इसमें किडनी का फेल होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि अगर किसी को ये जी। प्रॉब्लम चली आ रही है तो किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरीके से हम इस पे सावधानी बरतें? किसी भी पेशेंट को अगर शुगर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको आने वाले भविष्य में किडनी की बीमारी हो सकती है। जी, ठीक है? क्योंकि किसी भी मरीज़ को अगर शुगर है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो उसका किडनी पे असर आता है और किडनी पे असर जी, आएगा तो किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, रही बात जिस पेशेंट की किडनी खराब है, तो उनका भी बीपी बढ़ा रहता है, ठीक है? या फिर जिस पेशेंट का बीपी ज़्यादातर हाई रहता है, तो उनकी भी किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, उसका कारण ये है कि दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब है तो उसका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, ठीक जी, है? क्योंकि किडनी का एक फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो जी, अगर किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही है तो वो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेगी? जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ा हुआ रहता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो जी, एक ये कारण है। दूसरा अगर किसी अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है यानी कि दोनों अगर किसी का बीपी ज़्यादा है तो उसकी किडनी खराब हो सकती है और अगर किसी किडनी खराब हो गई तो उसका बीपी बढ़ सकता है। तो जी। ये हमें दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में देखना पड़ता है उसमें। कि सर, ये जो हुँ, हुँ। किडनी में सिस्ट होती हैं जैसे, तो सर क्या मतलब उनका पहले सिस्ट, अगर सिस्ट है और किडनी ठीक है, उनका साइज़ वगैरह जो किडनी का नॉर्मल, सब उसमें क्या करना चाहिए उनको? उसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ पर्सनली ये है कि जैसे किसी को सिस्ट है, किडनी के अंदर सिस्ट हो गए हैं, तो ठीक है, तो सिस्ट अगर छोटे हैं तो वो किडनी के फंक्शंस पे अभी ज़्यादा असर नहीं डालते हैं। जी, लेकिन अगर वही सिस्ट बड़े होने लग जाएँ तो वो किडनी पे प्रेशर डालेंगे और जी, जहाँ फिर किडनी में प्रेशर आएगा तो फिर किडनी अपने फंक्शंस को गड़बड़ कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आएगी। जी, ठीक है? तो अब एलोपैथी में देखा जाए तो एलोपैथी में सिस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयों से जी, नहीं कर सकते हैं वो लोग। वो जी, आपको बोलेंगे कि सर्जरी है इसका, ठीक है?
जी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एलोपैथी मेडिसिन से सिस्ट कोई डिसॉल्व हो जाए। तो आपको बोलेंगे भई आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, जी? और सर्जरी या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जो हम लोग सिस्ट को डिसॉल्व कर देते हैं वहीं, चाहे वो किडनी में सिस्ट हो, चाहे वो किसी के यूट्रस में सिस्ट हो, चाहे वो कहीं भी सिस्ट हो। तो वो जी, बड़ी दवाइयों से बड़ी ईज़िली हो जाता है वो। क्योंकि किडनी का फंक्शन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। जी, ठीक है? किडनी एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम रेनिन है। रेनिन एक हार्मोन है जो क्या करता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जी, अगर मान लो किडनी में सिस्ट हो गया किसी के, तो नेचुरल सी बात है रेनिन जो किडनी निकाल रहा है वो उतना नहीं निकल रहा होगा, जी, कम निकालेगा। तो इसलिए किडनी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ही जब रेनिन नहीं निकलेगा तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसी वजह से फिर वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जी, हमें वही करना क्योंकि मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर होने का देखिए हाई ब्लड प्रेशर होने का यही कारण है, या तो आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या तो तब आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, जी, या फिर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो जी, हमें अगर हार्ट आपका ठीक है तो यानी किडनी कहीं न कहीं गड़बड़ कर रही है। तो जी, वो फिर किडनी में जो आप जैसे आपने बताया कि पॉलीसिस्टिक है, किडनी डिजीज़ है, किसी को सिस्ट हो गए हैं, तो बेटर ये रहेगा कि उस जब तक वो सिस्ट ठीक नहीं होगा, जब तक वो प्रॉब्लम करेगा। जी, सिस्ट ठीक होने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, वो कोई दिक्कत ही नहीं करती हैं वो। जी, जी, लेकिन अब किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता है वो कन्फ्यूज़न में रहता है कि हम डायलिसिस करवाएँ या फिर और ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएँ। जी, मेन कन्फ्यूज़न वहाँ पे क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स तो बोलते हैं भई इसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। जी, बिल्कुल सर। ठीक है? ठीक है, खाली डायलिसिस है या फिर ट्रांसप्लांट है। अब जी, वो हमारे पास आता है तो हम लोग बोलते हैं नहीं हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है। जी, तो पेशेंट बड़ा कन्फ्यूज़ रहता है। तो उस पेशेंट की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको काउंसलिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि भई आपको अगर आपको डायलिसिस से बचना है और ट्रांसप्लांट से क्योंकि अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो डायलिसिस कोई इसका इलाज नहीं है। जी, किडनी फेलियर का इलाज डायलिसिस नहीं है, डायलिसिस तो सिर्फ़ कुछ आपके टाइम के लिए जो सर अंदर बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए और जो आपकी गंदगी शरीर में है, खाली उसको निकालने के उसको लिए निकालने के लिए। वो जी, एक आर्टिफ़िशियल प्रोसीजर है। होता क्या है कि जब हम लोग डायलिसिस पे जाते हैं, ठीक जी, है? डायलिसिस करवाते हैं तो डायलिसिस क्या करती है, डायलिसिस बॉडी के अंदर सारे टॉक्सिन्स को निकाल देती है। जी, यानी कि जो काम किडनी को करना चाहिए वो हमारी डायलिसिस मशीन करती है। जी, लेकिन होता क्या है किडनी बड़ी इंटेलिजेंट है, भगवान ने अगर हमारी किडनी बनाई है, अगर उसका काम है शरीर में छानने का यानी फ़िल्टर करने का, तो किडनी क्या करती है सिर्फ़ वो चीज़ें बाहर निकालती है जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। जी, ठीक है? जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, उन चीज़ों को नहीं निकालती किडनी, यानी उनको फ़िल्टर नहीं करती है। जी, लेकिन डायलिसिस मशीन क्या करती है, उसको ये नहीं पता कि कौन-सी चीज़ शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, कौन-सी चीज़ नुकसानदेह। तो जी, वो ये करती है, वो हमारी बॉडी से सारी चीज़ें निकाल देती है। ठीक है? तो जब शरीर के अंदर स क्योंकि उसको डिफरेंशिएट नहीं करना आता है कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है या खराब है। ठीक जी, है? तो वो हमारे शरीर से सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है डायलिसिस करवाने वाला पेशेंट धीरे करके वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। तो ये एक इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि अगर जितना आप डायलिसिस से बच सकते हैं, उतना बचिए। क्योंकि जी, एक बार डायलिसिस शुरू होने के बाद फिर हमारे ट्रीटमेंट में ही फ़र्क आ जाता है। जी, क्योंकि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो फिर बॉडी के अंदर जो नॉर्मल काम करना चाहिए, दवाइयों का भी जो काम क्योंकि धीरे-धीरे इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, किडनी पे फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो दवाइयों की जो काम करने की जो गति है, वो भी बड़ी स्लो हो जाती है। तो जी, हम मरीज़ को यही सलाह देते हैं कि आप जितना हो सके डायलिसिस से बचिए, ठीक है? और अगर डायलिसिस से बचे रहेंगे तो हम आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएँगे और एक बार डायलिसिस होना शुरू हो गया तो फिर हमारे लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल बन जाती है कि हम पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट और लंबा हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा हम लोग पेशेंट को काउंसल करते हैं इस तरीके से। जी। डॉक्टर हाँ साहब जी। जैसे आपने बताया कि डायलिसिस कराने के बाद ट्रीटमेंट थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर मान लीजिए कि अगर किसी का ट्रीटमेंट कितने महीने का क्या आप ये भी कुछ एक टाइम पीरियड देकर चलते हैं या डायलिसिस या पेशेंट के अनुसार आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी, देखो जो डायलिसिस पे पेशेंट आता है उसको मोस्टली जो मेडिकल टर्म में एंड स्टेज रीनल डी ईएसआरडी बोलते हैं। तो यानी जी, कि उसकी किडनी मतलब 10% या 5% ही काम कर रही होती है जी, या 20% काम कर रही होती है। तो वो लोग डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? अब उतनी कंडीशन में जाने के बाद अगर एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है? और डायलिसिस होने का मतलब मैंने आपको बताया कि वो जी, बिल्कुल। बॉडी से बहुत सारी चीज़ें जी, निकाल रहा है। तो जी, मतलब दवाइयाँ जहाँ पे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ रहेगा, तभी दवाइयाँ भी जल्दी काम करती हैं। अगर सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो दवाइयों का असर भी धीरे-धीरे कम होता है। जी, तो हम जी, कोशिश यही करते हैं कि डायलिसिस से अगर जैसे कोई हफ्ते में 2 बार डायलिसिस ले रहा है, ठीक है?
तो उसको जो हम दवाई देते हैं, उसको थोड़ा-सा जो रिज़ल्ट है हल्का-सा लेट आता है, लेकिन जी, जो डायलिसिस नहीं ले रहा उसको रिज़ल्ट फ़ास्ट आ जाता है। जी, तो क्योंकि शरीर क्या होती है कि जो खून ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर स्लो हो जाता है ना, और जितना ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा उतनी दवाई का काम करने का जो समय है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि दवाई ने काम तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही करना है। जो दवाई जाएगी किडनी में जाए हम लोग जो दवाई देंगे वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में जाती है। जी, तो जितना ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, उतनी ही जल्दी दवाई जाएगी, उतना जल्दी काम करेगी। जितना स्लो होगा, उतनी लेट दवाई जाएगी, उतना लेट काम करेगी। मतलब एक सिंपल सा तरीका है ये इसका। जी। डॉक्टर साहब जी। जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रोमोपैथी में इसका इलाज संभव सर क्या जैसे मान लीजिए किसी को डायलिसिस हो रही है या नहीं भी हुई है और सर वो इलेक्ट्रोमोपैथी से ठीक हो जाता है, तो क्या सर इसके हुँ। बाद उसको दोबारा चांसेस होते हैं या इसको लाइफ टाइम तक के लिए दवाई मेडिसिन्स खानी पड़ती है? इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी, मैं बता अगर किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो पहले तो उसको डायलिसिस से बचाने में ही हम लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जी, ठीक है? क्योंकि उसकी किडनी उस हद तक डैमेज हो जाती है क्योंकि दवाइयाँ खा-खा के ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ खा चुके होते हैं, इतने टॉक्सिन क्योंकि वो लोग बीपी की दवाई खा रहे होते हैं, शुगर की दवाई खा रहे होते हैं, बहुत जी, सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ठीक है? जी, तो उन दवाइयों का जो असर है वो कहीं क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो दवाई खाएँ, चाहे वो खाना खाएँ, उसका असर शरीर पे, लीवर पे आता है और किडनी के ऊपर आता है। जी, ठीक है? तो अगर हम दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं तो सीधी-सी बात है वो किडनी को और ज़्यादा तेज़ी से डैमेज करेंगे। तो जी, जितना कम अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उतना कम डैमेज करेंगे। तो हम उनको जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं जैसे शुगर की या बीपी की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले उनका हम बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जी, उनकी अंग्रेज़ी दवाइयों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो जी, जिससे क्या होता है कि उनकी जैसे ही वो दवाइयाँ कम हो जाती हैं, उनकी जो शरीर की जो मतलब आप अंदर से इम्यूनिटी लेवल कह सकते हो, आप उनका हेल्थ स्टेटस कहते हो वो बढ़ बहुत ही जाता जल्दी सुधरना शुरू हो जाता है। जी, जी जी, हाँ, जी हाँ, जी। जी, तो ये हमारा मेन यही टारगेट रहता है कि पेशेंट को अंग्रेज़ी दवाइयों से जितनी जल्दी हम उसको छुड़ा सके या बहुत जल्दी कम कर सके वो और फिर पेशेंट की जो किडनी खराब हो चुकी है उसको मतलब हम लोग रिवाइव कर सकें। तो जी, ये हमारे 3 मेन रोल रहते हैं कि कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। जी। अगर जी। सर किडनी रिवाइव हो जाती है, क्या उसके बाद भी ये मेडिसिन चालू रखनी पड़ती हैं या उसको बंद कर दिया जाता है? कुछ 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 महीनों तक हमें इसको चालू रखनी पड़ती हैं, जी, ठीक है? क्योंकि किडनी रिवाइव 100% तो होती नहीं है किसी की, जी, बिल्कुल। ठीक है? 100% रिवाइव होने के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर मान लो उसकी 50% रिवाइव हो जाती है, 60% रिवाइव हो तो उसकी बहुत सारी दिक्कतें वो खत्म हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती है। डायलिसिस जी, से बच बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल सर। ठीक है? वो डायलिसिस से बच जाता है और जी, गैर ज़रूरी दवाइयों से बच जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट को देते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, किडनी फेल होने के क्या कारण रहते हैं, उनको हमने अगर उसको ठीक रखना है, तो उसमें हमें कैसे सावधानियाँ रखनी है, उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, इसकी जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर जी, साहब। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।